वेलकम स्टूडेंट्स, अप्लाइड फिजिक्स 1 की क्लास में चैप्टर 5 मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट, ग्रहों व उपग्रहों की गति। और इस लेक्चर में हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, उपग्रह के प्रकार, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, भूस्थिर उपग्रह, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट तुल्यकाली उपग्रह, और फिर जीएसएलवी यानी भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और फिर सेमी सिंक्रोनस सैटेलाइट, अर्ध तुल्यकाली उपग्रह, और फिर लास्ट में पोलर सैटेलाइट ध्रुवीय उपग्रह, और पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इसमें इन जो टॉपिक्स हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इस पर 5 नंबर की टिप्पणी लिखने को आ सकता है, शॉर्ट नोट। तो उसके दृष्टि से ये तैयारी करेंगे। या पोलर सैटेलाइट पर टिप्पणी लिखने को आ सकता है, या सेमी सिंक्रोनस सैटेलाइट पर, या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एंड पोलर सैटेलाइट दोनों दे सकते हैं एक साथ। तो उस हिसाब से हम उसको छोटा करके लिखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, उपग्रहों के प्रकार। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भू स्थिर उपग्रह, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट तुल्यकाली उपग्रह। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ये सिचुएशन है, ये हमारी अर्थ है जो कि यहाँ नॉर्थ और साउथ पोल से जो एक्सिस गुजर रही है उसके अराउंड 24 घंटे में एक चक्कर इस दिशा में लगाते हुए चलती है। यानी ये वेस्ट से ईस्ट की ओर हमेशा चक्कर लगाती है। तो इस तरह से ये जो इक्वेटर है, भूमध्य रेखा का सर्किल, ये इस दिशा में घूमता हुआ ऐसे चक्कर लगाता है। ये अर्थ की पोजीशन हो गई। और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऐसे सैटेलाइट हैं जो 24 घंटे में पृथ्वी का एक चक्कर लगाते हैं। तो ये पर्टिकुलर हाइट इनकी कैलकुलेटेड होती है। उस हाइट पर ये रखे जाते हैं। पृथ्वी की सतह से इनकी हाइट लगभग 36,000 किलोमीटर होती है। और ये भूमध्य रेखा के ऊपर स्पेशली रखे जाते हैं। तो ऐसा रखने से क्या हुआ कि इस ऑर्बिट में, जिसको हम भू स्थिर कक्षा कहते हैं या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं, इस ऑर्बिट में खास बात क्या है, अगर ये प्लैनेट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यहाँ पर उपग्रह चक्कर लगा रहा है इस ऑर्बिट में, और इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में यानी वेस्ट टू ईस्ट लगा रहा है, तो ये पृथ्वी के सापेक्ष किसी पॉइंट जो भूमध्य रेखा के आसपास स्थित होगा, उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हमेशा स्थिर प्रतीत होगा। जैसे जैसे पॉइंट मूव करेगा वैसे वैसे ये भू स्थिर उपग्रह यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी मूव करता हुआ 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करेगा, और ये लगातार उसी पॉइंट के इर्द गिर्द बना रहेगा। तो इस तरह के सैटेलाइट को हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यानी भू स्थिर उपग्रह या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट तुल्यकाली उपग्रह कहते हैं। और फिर हम एक सिंक्रोनस सैटेलाइट भी देखते हैं, जो कि इनका टाइम पीरियड तो सेम होता है, यानी 24 घंटे ही होता है। इनकी ऑर्बिट इस भूमध्य रेखा के बजाय और कहीं भी पॉसिबल है। तो इस तरह के जो ऑर्बिट हैं जिसमें 24 घंटे परिक्रमण काल होता है, वो सभी सिंक्रोनस ऑर्बिट यानी तुल्यकाली ऑर्बिट कहलाती हैं। और इनकी जो स्पेशल कंडीशन होती है, जो कि भूमध्य रेखा पर तुल्यकाली ऑर्बिट होती है, वही जियो स्टेशनरी ऑर्बिट यानी भू स्थिर कक्षा कहलाती है। तो ऐसी तमाम ऑर्बिट्स इस पर्टिकुलर ऊंचाई पर मिलेंगी, जो कि पृथ्वी का एक चक्कर 24 घंटे में लगाएंगी। लेकिन वो उनमें से केवल वही ऑर्बिट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट यानी भू स्थिर कक्षा कहलाएंगी जो भूमध्य रेखा पर स्थित होंगी, और वो भूमध्य रेखा के किसी एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में हमारा सैटेलाइट हमेशा स्थिर बना रहेगा। Now, if any satellites revolve around Earth in 24 hours in a circular path in west to east direction, why this? Consider, since Earth also rotates on its axis in 24 hours in west to east direction, thus above a point on equator, then its motion will be constant with respect to Earth and with respect to that point. Thus, satellite will seem stationary with respect to
above point near equator on earth surface. This type of satellite is known as geostationary और geosynchronous satellite. यानी यदि कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में 24 घंटे में पृथ्वी का चक्कर पूरा करे और वो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाए, क्योंकि पृथ्वी भी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर 24 घंटे में एक घूर्णन पूरा करती है, तो इसलिए जो उपग्रह है उसको भी 24 घंटे में पश्चिम से पूर्व की ओर एक चक्कर लगाना चाहिए और वो भूमध्य रेखा के समीप ऊपर स्थित बिंदु पर परिक्रमण करता है। तो भूमध्य रेखा के समीप कोई भी पॉइंट हो और उसके ऊपर इतनी ऊंचाई पर हो कि 24 घंटे में एक चक्कर वो उपग्रह लगाए, तो जो ऑर्बिट होती है वो कहलाती है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, यानी भू स्थिर कक्षा, और उस ऑर्बिट में जो प्लैनेट चक्कर लगाता है वो भू स्थिर उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहलाता है। इस सैटेलाइट में यानी इस ऑर्बिट में सैटेलाइट क्या होगा, सैटेलाइट की गति पृथ्वी के सापेक्ष भूमध्य रेखा के समीप स्थित किसी बिंदु के सापेक्ष स्थिर गति होगी, यानी उसकी गति पृथ्वी के जो भूमध्य रेखा है उसके समीप कोई बिंदु है उसके रिस्पेक्ट में सदैव स्थिर रहेगी। तो वो हमेशा किसी न किसी शहर के रिस्पेक्ट में जो कि भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द स्थित है हमेशा स्थिर प्रतीत होगा। तो ये जो स्थिर प्रतीत हो रहा है ये सैटेलाइट को हम भूस्थैतिक या तुल्यकाली उपग्रह कहते हैं, यानी जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। तो ऐसे उपग्रह जो पृथ्वी का चक्कर 24 घंटे में लगाते हैं उनको हम सिंक्रोनस सैटेलाइट कहते हैं, और उनकी एक स्पेशल क्लास है जो भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित होते हैं यानी इक्वेटर के, वो सैटेलाइट हमारे कहलाते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट या भू स्थिर उपग्रह या तुल्यकाली उपग्रह। इनका नाम इसलिए है क्योंकि ये भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित किसी भी पॉइंट पर हमेशा बने रहते हैं, 24 घंटे बने रहेंगे। अब इनकी जो पर्टिकुलर हाइट है उसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। नाउ फॉर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भू स्थिर उपग्रह के लिए टाइम पीरियड कितना है 24 आवर्स 24 घंटे, तो इसको हम मिनट सेकंड से बदल लेंगे 60 इंटू 60, 24 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड हो गया। पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये गुरुत्वीय त्वरण है। अब हम फार्मूले में रखेंगे परिक्रमण काल का फार्मूला T = 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ RE प्लस H का क्यूब अपान G/RE स्क्वायर। तो हम यहाँ सारी वैल्यूज रखेंगे। T 24 घंटे को हम सेकंड में बदले हैं 2 पाई, और पृथ्वी की त्रिज्या हमने रख दी, H का मान निकालना है और G और RE दोनों का मान हमने यहाँ पर पुट कर दिया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो H का मान 35,800 किलोमीटर के लगभग आता है, जिसे हम राउंड फिगर में 36,000 किलोमीटर लिख लिया जाता है। तो ये 36,000 या 36,000 किलोमीटर ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की ऊंचाई होती है। इस ऊंचाई पर जो भी उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाएगा वो सिंक्रोनस सैटेलाइट कहलाएगा, और उसकी एक स्पेशल कैटेगरी है जो इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा पर स्थित होते हैं के ऊपर स्थित होते हैं, तो वो हमारे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यानी भू स्थिर उपग्रह कहलाते हैं। हेंस एनी सैटेलाइट पोजिशन्ड इन सम ऑर्बिट एट हाइट H is nearly equal to 36,000 kilometer rotating from west to east direction around earth will always seem to be stationary with respect to that point. This is called geostationary satellite। अतः पृथ्वी के लिए 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर किसी कक्षा में स्थित उपग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता हुआ वो सदैव पृथ्वी के जो इक्वेटर है भूमध्य रेखा के समीप स्थित पॉइंट पर हमेशा स्थिर प्रतीत होगा, तो इसे तुल्यकाली या भू स्थिर उपग्रह कहते हैं। और इसकी ऑर्बिटल स्पीड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। GME की जगह हमने GRE स्क्वायर लिख दिया है, तो स्क्वायर रूट ऑफ GRE स्क्वायर अपान RE प्लस H। अब हम H की वैल्यू 36,000 किलोमीटर यहाँ जब पुट करेंगे तो ये
लगभग 3.08 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड इसमें ऑर्बिटल स्पीड आती है। तो इस ऑर्बिटल स्पीड से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वहाँ ऊपर चक्कर लगाता रहता है। अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इमेजरी हैज बीन यूज्ड फॉर ट्रैकिंग वोल्केनिक एसेस, यानी भूस्थैतिक उपग्रह से ली गई तस्वीरों का उपयोग किन किन चीज़ों में करते हैं? फॉर ट्रैकिंग ऑफ वोल्केनिक एसेस, ज्वालामुखी की राख पर नज़र रखने के लिए। मेजरिंग क्लाउड टॉप टेम्परेचर्स एंड वाटर वेपर्स, बादल के शीर्ष तापमान तथा जल वाष्प को मापने के लिए। तो इन दोनों चीज़ों के लिए, वोल्केनिक एसेस की ट्रैकिंग और बादल के शीर्ष तापमान तथा जल वाष्प को मापने के लिए मौसम संबंधी घटनाओं की हो गई। ओशिनोग्राफी यानी समुद्र विज्ञान में प्रयोग करते हैं। मेजरिंग लैंड टेम्परेचर एंड वेजिटेशन कवरेज, तो भूमि के तापमान तथा वनस्पति कवरेज के लिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। फैसिलिटेटिंग साइक्लोन पाथ प्रिडिक्शन एंड प्रोवाइडिंग रियल टाइम क्लाउड कवरेज एंड अदर ट्रैकिंग डाटा, यानी चक्रवात के पथ रास्ते की भविष्यवाणी को सुविधाजनक बनाने के लिए तथा वास्तविक समय बादल कवरेज तथा अन्य ट्रैकिंग डाटा के लिए हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यानी भू स्थिर उपग्रह का उपयोग करते हैं। तो मौसम से संबंधित जितने भी मेजरमेंट हैं उसको करते हैं, और इसके अलावा भूमि के तापमान और वनस्पति कवरेज, चक्रवात इत्यादि की हम मेजरमेंट इस जो इमेजेस ली जाती हैं भूस्थैतिक उपग्रह से यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से, इसका प्रयोग हम इसमें करते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को जिस व्हीकल से अर्थ से उसकी ऑर्बिट में रखा जाता है ले जाके, वो भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV कहलाता है। तो GSLV ऐसा यान है जिसकी मदद से हम इस जो हमारा भू स्थिर उपग्रह है उसको हम पृथ्वी से ले जाके उसकी ऑर्बिट में इस्टेब्लिश करते हैं, यानी उसकी ऑर्बिट में रखा जाता है और वो वहाँ उस ऊंचाई पर भूस्थिर कक्षा में चक्कर लगाता रहता है सदैव और हमें उस यूजफुल डाटा प्रदान करता है। तो GSLV क्या है? जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रॉकेट लॉन्चर यूज्ड फॉर कैरिंग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस टू इट्स ऑर्बिट इज नोन एज जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV. GSLV Mk3 is latest developed and successfully launched vehicle in India developed by ISRO Indian Space Research Organization. भूस्थैतिक उपग्रह या किसी संचार उपग्रह को उसकी कक्षा में पहुंचाने के लिए जिस प्रक्षेपण यान का प्रयोग करते हैं उसे भूस्थैतिक प्रक्षेपण यान यानी GSLV कहते हैं। भारत में इसरो द्वारा यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित 2014 में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV Mk3 जो मॉडल है लेटेस्ट अत्याधुनिक GSLV रॉकेट है और इसके मदद से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को उनकी ऑर्बिट्स में पृथ्वी तल से ले जाके उनकी ऑर्बिट्स में इस्टेब्लिश किया जाता है और वो वहीं चक्कर लगाते हैं। GSLV रॉकेट हैज 3 स्टेजेस लॉन्च व्हीकल यानी GSLV 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है। इसमें पहला स्टेज सॉलिड बूस्टर ठोस बूस्टर होता है। देयर आर 2 S200 सॉलिड बूस्टर्स ऑफ डायमीटर ईच 3.2 मीटर एंड लेंथ 25 मीटर कंटेनिंग सॉलिड फ्यूल 207 टन्स बर्निंग ऑफ which a thrust is produced to carry rocket upward. GSLV 3 में 2 S200 ठोस बूस्टर इंजन लगे होते हैं। ये इंजन
3.2 मीटर व्यास के और 25 मीटर लंबाई के 2 इंजन होते हैं, ठोस बूस्टर, और इसमें ठोस ईंधन सॉलिड ईंधन प्रयोग किया जाता है और ये 207 टन का सॉलिड फ्यूल ठोस ईंधन ले जाते हैं, जिसके जलने से प्रणोद उत्पन्न होता है। यानी ईंधन नीचे जलने के बाद उसका जो थ्रस्ट है वो नीचे की ओर काम करता है, और जो नीचे की ओर फोर्स लगने के कारण, क्रिया प्रतिक्रिया के कारण, जो रॉकेट है वो उपग्रह सहित ऊपर की ओर गति करता है, पृथ्वी तल के ऊपर। तो GSLV ऊपर की ओर गति करता है। तो जो ईंधन है उसके कारण नीचे की ओर बल लगता है, और फिर इस जो नीचे की ओर बल लगने के कारण एक रिएक्शन फोर्स ऊपर की ओर काम करता है। वो रिएक्शन फोर्स क्या करता है, रॉकेट को ऊपर की ओर ले जाता है। लिक्विड मोटर, सेकंड स्टेज तरल मोटर है। लिक्विड मोटर L110 कोर स्टेज इज ऑफ 4 मीटर डायमीटर एंड 100 टन्स स्टेज कैरिंग UDMH, that is C2H8N2 chemical and N2O2 लिक्विड फ्यूल्स। तो जो लिक्विड स्टेज है तरल मोटर, ये L110 के नाम से जानी जाती है। ये सेकंड स्टेज है, कोर चरण, 4 मीटर व्यास और 110 टन का ये फ्यूल ले जाने वाला स्टेज है, और इसमें UDMH यानी इसका कार्बनिक कंपाउंड C2H8N2 ये लिक्विड N2O4 के साथ मिक्स किया जाता है और ये स्टेज तैयार होता है, और ये भी सेकंड स्टेज। अब हम थर्ड स्टेज की ओर बढ़ते हैं। थर्ड स्टेज क्रायोजेनिक अपर स्टेज, यानी क्रायोजेनिक अपर स्टेज, इसको C25 के नाम से जानते हैं। ये तीसरा स्टेज है जो कि GSLV में लगा होता है। पहला सॉलिड होता है, दूसरा स्टेज लिक्विड है, तीसरा स्टेज क्रायोजेनिक स्टेज कहलाता है। क्रायोजेनिक स्टेज इज एन इंजन कंटेनिंग H2 एंड O2। क्रायोजेनिक स्टेज में H2 और O2 लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जिनकी बर्निंग ऑफ विच थ्रस्ट इज प्रोड्यूस्ड एंड रॉकेट इज कैरीड। क्रायोजेनिक अपर स्टेज C25 इंजन तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन को जलाकर 186 किलो न्यूटन का प्रणोद यानी थ्रस्ट उत्पन्न करता है, जिससे रॉकेट ऊपर की ओर गति करता है। GSLV employs S-band telemetry and C-band transponder for enabling vehicle performance monitoring, tracking and preliminary orbit determination। तो ये तीन स्टेज के बाद उसमें जो सर्किट लगी होती है वो सर्किट S-band टेलीमेट्री है और C-band ट्रांसपोंडर हैं, जिनके काम क्या है, उपग्रह को निश्चित कक्षा में पहुंचाने के लिए, GSLV में नियंत्रण रखने के लिए, निश्चित कक्षा का प्रारंभिक चयन करने के लिए, तो GSLV पर नियंत्रण रखने के लिए, निश्चित कक्षा का प्रारंभिक चयन करने के लिए और उड़ान सुरक्षा तथा अन्य कार्य हेतु S-band टेलीमेट्री और C-band ट्रांसपोंडर लगे होते हैं। टेलीमेट्री का काम है मेजर करना, जो भी डाटा मिलेगा उससे हम मेजरमेंट करते हैं टेलीमेट्री, और ट्रांसपोंडर कम्युनिकेशन डाटा होते हैं, यानी कम्युनिकेशन सर्किट है जिससे हम कम्युनिकेशन करते हैं रॉकेट से। तो रॉकेट को नियंत्रित करने के लिए और ऑर्बिट का सिलेक्शन और उड़ान की सुरक्षा, इन सब कार्यों के लिए S-band टेलीमेट्री और C-band ट्रांसपोंडर की सर्किटें लगी होती हैं, जिनसे हम इस GSLV से कम्युनिकेशन स्थापित करते हैं और फिर सैटेलाइट की लॉन्चिंग की जाती है। सेकंड टाइप का जो सैटेलाइट है, सेमी सिंक्रोनस सैटेलाइट, अर्ध तुल्यकालिक उपग्रह। तो यहाँ पर अर्ध तुल्यकालिक है, तो इसका ऑर्बिटल पीरियड भी आधा रह जाएगा, 24 आवर्स। ए सेमी सिंक्रोनस ऑर्बिट इज एन ऑर्बिट विथ ए पीरियड इक्वल टू हाफ ऑफ एवरेज रोटेशनल पीरियड ऑफ बॉडी being orbited, that is planet, and
in the same direction as the planet is rotating। तो एक अर्धतुल्यकालिक कक्षा ऐसी कक्षा होती है जिसका आवर्तकाल ग्रह की घूर्णन अवधि यानी ग्रह के घूर्णन काल के आधे के बराबर होता है और उसी दिशा में होता है जिस दिशा में ग्रह घूर्णन गति कर रहा है। तो हम पृथ्वी के लिए ये चीज़ देखेंगे। फॉर अर्थ ए सेमी सिंक्रोनस ऑर्बिट इज कंसिडर्ड मीडियम अर्थ ऑर्बिट विथ ए पीरियड जस्ट 12 आवर्स इन स्पाइट ऑफ 24 आवर्स। तो ऑर्बिटल पीरियड ऑफ दिस सेमी सिंक्रोनस ऑर्बिट इज 12 hours and for circular earth orbits height from earth surface is 20,200 किलोमीटर्स। तो हम पृथ्वी के लिए देखते हैं। पृथ्वी के लिए अर्धतुल्यकालिक कक्षा को मध्यम पृथ्वी की कक्षा माना जाता है जिसकी परिक्रमण काल 12 घंटे के बराबर होती है। तो ये 12 घंटे में लगभग एक चक्कर लगा लेता है। सेमी सिंक्रोनस सैटेलाइट अर्धतुल्यकालिक उपग्रह वृत्ताकार कक्षाओं के लिए इसकी जो ऊंचाई है वो 20,200 किलोमीटर, तो यहाँ पर हाइट किलोमीटर में है जो कि पृथ्वी की सतह से मेजर की जाती है। तो इस तरह से सेमी सिंक्रोनस सैटेलाइट अर्धतुल्यकालिक उपग्रह जो कि 20,200 किलोमीटर ऊंचाई जो पृथ्वी तल पर से ली जाएगी वहाँ इन सभी ऑर्बिट में चक्कर लगाएंगे तो ये सेमी सिंक्रोनस अर्धतुल्यकालिक उपग्रह कहलाएंगे। और इसमें जो हमारी ऑर्बिट यहाँ पर होगी ये इक्वेटर के ऊपर वो हमारी भू स्थिर उपग्रह से आधी उसी डायरेक्शन में होगी और बाकी सब यहाँ सेमी सिंक्रोनस यानी अर्धतुल्यकालिक कक्षाएं कहलाती हैं जो कि 12 घंटे में एक चक्कर पृथ्वी का लगाएंगी। सेमी सिंक्रोनस सैटेलाइट इज यूज्ड जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग नेविगेशन एक्सेट्रा यानी अर्धतुल्यकालिक उपग्रह का उपयोग जीपीएस नेविगेशन इत्यादि में किया जाता है और इनकी ऑर्बिट में रखने के लिए हम जीएसएलवी की ही मदद लेते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट पे आधारित होता है कि हमारा सैटेलाइट कैसा और किस प्रकृति का लॉन्च किया जा रहा है, तो उसी तरह का रॉकेट चूज किया जाता है। पोलर सैटेलाइट्स तीसरा हमारा प्रकार हो गया। ध्रुवीय उपग्रह जैसा नाम है ये पोल टू पोल चलते हैं, तो यानी ये ध्रुवों के बीच में गति करते हैं। तो ये पोल टू पोल चलते हैं और इनकी जो इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा से इनके प्लेन का एंगल है वो 98 डिग्री के लगभग होता है। तो ये भूमध्य रेखा का प्लेन हो गया और ये हमारा पोलर ऑर्बिट हो गई यानी ध्रुवीय उपग्रह की कक्षा। तो इनके बीच में जो एंगल होगा वो लगभग 98 डिग्री का एंगल होता है। तो ये हमारा पोलर ऑर्बिट और इसमें जो उपग्रह चक्कर लगाता है ये पोलर सैटेलाइट ध्रुवीय उपग्रह कहलाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं पोलर ऑर्बिट इज वन इन विच सैटेलाइट पजेस एबव और नियर एबव अर्थ बोथ पोल ऑफ अर्थ और बॉडी और प्लानेट being orbited on each revolution. Actually, near polar orbiting satellite commonly choose a sun synchronous orbit. That means each successive orbital passes or pass occurs at some same local time of the day. तो ध्रुवीय उपग्रह ध्रुवीय कक्षा वह कक्षा है जिसमें एक उपग्रह प्रत्येक परिक्रमा पर परिक्रमा करते हुए ग्रह के दोनों ध्रुवों के ऊपर या लगभग ऊपर से गुजरता है। तो ये पोल टू पोल चलता है, तो इसलिए इसको ध्रुवीय उपग्रह या पोलर सैटेलाइट कहते हैं। इसका झुकाव 60 to 90 डिग्री हम कर सकते हैं और पोलर सैटेलाइट ऑर्बिट्स इन ए नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ईच polar orbits in a north south direction. Earth spins it in an east to west direction. Earth spin east to west direction and our polar satellite orbits north to south direction. Thus polar satellite
कैन स्कैन द इंटायर सरफेस ऑफ अर्थ इन ए सिंगल डे। कंप्लीट अर्थ कैन बी ऑब्जर्व एंड मैप्ड सेवरल टाइम्स। तो ये हमारे जो पोलर सैटेलाइट है इसका एक बड़ा फायदा मिल जाता है कि यह उपग्रह अपनी कक्षा में पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से होता हुआ दक्षिणी ध्रुव की ओर जाता है और फिर उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है, गति करता है, जबकि पृथ्वी क्या करती है, पूरब से पश्चिम से पूरब की ओर गति करती है। तो इससे दोनों की जो गतियां हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो इससे ध्रुवीय उपग्रह पूरी पृथ्वी के प्रत्येक अंश को बहुत कम समय में जल्दी से स्कैन कर सकता है। तो पूरी अर्थ की स्कैनिंग के लिए हम पोलर सैटेलाइट्स का उपयोग करते हैं, क्योंकि इनकी हाइट भी अर्थ के करीब ही रखी जाती है। तो ये लगभग 600 से 800 किलोमीटर रिक्वायरमेंट के हिसाब से रखे जाते हैं, या इससे कम ऊंचाई पर भी रखे जा सकते हैं, या इससे ज़्यादा ऊंचाई पर भी रखे जाते हैं। तो ये जो हमारा अर्थ का रोटेशन है वेस्ट टू ईस्ट यानी पश्चिम से पूरब, और जो पोलर सैटेलाइट का है नॉर्थ टू साउथ एंड साउथ टू नॉर्थ। तो इस तरह के जो रोटेशन है ये एक दूसरे के लगभग परपेंडिकुलर हैं। इस कारण से ध्रुवीय उपग्रह यानी पोलर सैटेलाइट का एक फ़ायदा मिल जाता है कि हम इस पूरी अर्थ का स्कैनिंग एक दिन में आराम से कर सकते हैं, और इस पोलर सैटेलाइट की मदद से हम डेली डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। द प्लेन ऑफ पोलर ऑर्बिट इज नॉट फिक्स्ड इन स्पेस रिलेटिव टू सन। तो ये जो प्लेन है ध्रुवीय उपग्रह का कक्षा का प्लेन यानी समतल, तो ये जो ऑर्बिट है सर्कुलर ऑर्बिट सूर्य के सापेक्ष स्थिर नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे घूमता रहता है, बट रोटेट्स स्लोली अबाउट अर्थ एक्सिस। टिपिकल सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स आर 600 to 800 किलोमीटर with period of 96 minute to 100 minute range and inclination around 98 degree from equator। तो ध्रुवीय उपग्रह का जो कक्षा है उसका प्लेन समतल जो होगा वो ऑर्बिट सूर्य के सापेक्ष स्थिर नहीं होता है, बल्कि धीरे धीरे घूमता रहता है। तो वो साल भर में एक चक्कर पूरा कर लेता है, क्योंकि इसको सूर्य के सामने रहना है। तो सूर्य जब इधर पहुंच जाएगा पृथ्वी घूमते घूमते, तो ये ऑर्बिट चूंकि सेम ऑर्बिट होनी चाहिए, तो इसलिए ये ऑर्बिट क्या करती है, धीरे धीरे घूमती रहती है। तो ये इसी जो ये नॉर्थ साउथ एक्सिस है इसी के राउंड धीरे धीरे घूमती है। तो इसके घूमने से साल भर में ये पूरा एक चक्कर लगा लेगी ऑर्बिट का। तो इससे हम देखते हैं अपना पोलर ऑर्बिट प्रीसेस करता है। ध्रुवीय कक्षा के तल बहुत समीप 600 से 800 किलोमीटर ऊंचाई पर होते हैं, और इसमें उपग्रह का परिक्रमण काल 96 मिनट से 100 मिनट तक होता है। ये डिपेंड करता है कितनी हाइट पर ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च हुआ है। पोलर सैटेलाइट्स आर ऑफन यूज्ड फॉर अर्थ मैपिंग, यानी ध्रुवीय उपग्रह का उपयोग जनरली हम साधारणतया पृथ्वी के सतह को देखने के लिए, वीविंग ऑफ प्लैनेट सरफेस यानी पृथ्वी के भूभाग का देखने के लिए, जियोग्राफिकल मिलिट्री सर्वे यानी पृथ्वी के भूभाग का भौगोलिक और सैन्य सर्वे करने में करते हैं, सैन्य अध्ययन में करते हैं, तथा मानचित्र इत्यादि बनाने में, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट चेंज इन ग्लोबल टेम्परेचर, वैश्विक तथा ताप एवं जलवायु परिवर्तन की जानकारी प्राप्त करने हेतु करते हैं। तो ये यूजेस हो गए अर्थ मैपिंग, वीविंग ऑफ प्लैनेट सरफेस, ज्योमेट्रिकल एंड मिलिट्री सर्वे, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट चेंज इन ग्लोबल टेम्परेचर, क्लाइमेट एंड वेदर चेंज। तो पृथ्वी की सतह को देखने के लिए, पृथ्वी के भूभाग का भौगोलिक एवं सैन्य अध्ययन करने के लिए, मानचित्र इत्यादि बनाने के लिए, वैश्विक ताप ग्लोबल टेम्परेचर और जलवायु परिवर्तन की जानकारी प्राप्त करने के लिए इस जो पोलर सैटेलाइट्स हैं इनका उपयोग करते हैं। पोलर सैटेलाइट्स लॉन्च व्हीकल, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान जिसको हम PSLV नाम से जानते हैं, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV।
पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग कैसे होगी? रॉकेट लॉन्चर यूज्ड फॉर कैरिंग ए पोलर सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस टू इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड PSLV। ध्रुवीय उपग्रह को उसकी कक्षा में पृथ्वी से ले जाने के लिए जिस प्रक्षेपण यान का उपयोग करते हैं उसे हम ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV कहते हैं। Recently launched PSLV by ISRO is 4-stage rocket which has solid liquid propulsion system alternatively। भारत में इसरो द्वारा विकसित PSLV 4 चरणों वाला रॉकेट है जिसमें प्रथम तथा तृतीय चरण में ठोस ईंधन प्रोपल्सन सिस्टम यानी प्रणोदक निकाय तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में तरल ईंधन प्रणोदक निकाय का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से PSLV में पहले और तीसरे स्टेज में सॉलिड फ्यूल होता है और दूसरे और चौथे चरण में लिक्विड फ्यूल होता है। लिक्विड में थोड़ा सा परिवर्तन होता है, सॉलिड में HTBP, दोनों में सॉलिड फ्यूल होता है। लिक्विड में UDMH प्लस N2O4, ये हमारा GSLV में भी होता है। और एक्स्ट्रा जो स्टेज लगा है इसमें लिक्विड MMH प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं। तो ये हमारे इसमें PSLV रॉकेट के 4 स्टेज हैं। फर्स्ट स्टेज में सॉलिड रॉकेट मोटर लगी होती है जिसमें हम सॉलिड फ्यूल हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन HTPB ये फ्यूल होता है। सेकेंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज में सॉलिड फ्यूल है, सेकेंड स्टेज में लिक्विड फ्यूल तरल ईंधन। अनसिमेट्रिकल डाईमेथिल हाइड्राजीन जिसको हम C2H8N2 कहते हैं और ये UDMH कहलाता है। और N2O4 इसमें लिक्विड फॉर्म में और होता है। तो इन दोनों का मिश्रण होता है ये सेकेंड स्टेज जो कि UDMH प्लस N2O4 होता है। थर्ड स्टेज में फर्स्ट स्टेज से जैसा ही होता है सॉलिड फ्यूल जिसको हम HTPB यानी हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडीन कहते हैं। और फोर्थ स्टेज में मोनोमेथिल हाइड्राजीन जिसको हम MMH, ये भी लिक्विड स्टेज है। तो मिक्स्ड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इसमें और मिक्स्ड होते हैं। तो ये चौथा चरण हमारा लिक्विड स्टेज मोनोमिथाइल हाइड्राजीन और नाइट्रोजन के मिश्रित ऑक्साइड से बना होता है। तो इस तरह से 4 स्टेज में PSLV रॉकेट तैयार होता है। फर्स्ट 2 स्टेज सॉलिड और HTPB से होते हैं। सेकेंड और फोर्थ स्टेज लिक्विड UDMH प्लस N2O4, तो ये लिक्विड स्टेज हो गया। और चौथा स्टेज भी लिक्विड स्टेज है जिसमें MMH और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं। तो ये रहे हमारे PSLV के कंस्ट्रक्शन। और PSLV का उपयोग हम पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग में करते हैं। और PSLV का जो हमारा रिसेंट यूज़ था वो मंगलयान छोड़ा गया था, वो मंगल की ऑर्बिट में रोटेट करने के लिए वो PSLV की मदद से किया गया था। क्योंकि GSLV में बहुत ज़्यादा खर्चा आता था तो इसलिए PSLV का यूज करके और अत्याधुनिक तकनीकों की मदद से ये मंगलयान जो मार्स मिशन है उसको PSLV की सहायता से कंप्लीट किया गया।